10 मिनट में 10 खबरें। तो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ी, चलने वाली ट्रेन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई यूनियन मिनिस्टर है या फिर कोई स्टेट मिनिस्टर है, अगर उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल चार्ज, कोई भी सीरियस ऑफेंस का केस है एंड 30 दिन के लिए अगर वो जेल के अंदर चले गए हैं, तो उनको अपनी पोजीशन उस जगह से छोड़नी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए भाई, फटाफट से शुरू करते हैं 10 मिनट में 10 खबरें। अब आप लोग पूछेंगे क्या 10 मिनट में 10 खबरें होने वाली है? तो जी, आज थोड़ा सा हमारा सेशन बड़ा रहेगा। क्यों बड़ा रहेगा? क्योंकि पिछले हफ्ते की आप लोगों को न्यूज नहीं मिल पाई है, तो आज 10 खबरों से ज्यादा होंगी। लेकिन हमारी क्योंकि सीरीज ये चल रही थी, इससे फर्स्ट पेज आपको यही दिखने वाला है, तो 10 खबरें से ज्यादा रहेंगी और इसमें 2 हफ्तों की खबरें हैं। तो अच्छे से समझ के बढ़िया से एकदम पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं फटाफट, बिना देरी करे हुए आते हैं न्यूज नंबर 1 पे। क्या कहते हैं न्यूज नंबर 1? रिवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। अब भाई देखिए हुआ क्या है, जिंद सोनीपत रूट पे शुरू की गई है पहला ट्रायल। काहे का पहला ट्रायल? या देखो, अभी तक जो हमारी जो ट्रेन होती थी, कोल से बनती थी, इलेक्ट्रिसिटी से मतलब चलती थी। अभी क्या किया गया है, आपको मालूम है कि इंडिया क्या टारगेट कर रहा है कि हमें नेट जीरो एमिशन ऑफ कार्बन लेके आना है। कब तक? 2070 तक, यानी 2070 तक। उसके लिए यार काम तो अभी से शुरू करना पड़ेगा ना। तो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ी, चलने वाली ट्रेन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड सबसे पहले ये चलने वाली है, ट्रायल के लिए चलने वाली है जिंद से सोनीपत के रूट पर। ठीक है, इस इनिशिएटिव को नेम किया गया है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। ठीक है, तो क्या याद रखता है, जिंद सोनीपत रूट पर चल रही है, हाइड्रोजन फ्यूल से ये चलेगी। चलिए, कमिंग टू न्यूज नंबर 2, गवर्नेंस रिफॉर्म, अकाउंटेबिलिटी इन लीडरशिप। अभी तक भाई क्या होता था, चाहे कोई मिनिस्टर, चाहे कोई प्रधानमंत्री, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर कितने भी भाई क्राइम वगैरह करे, और अगर वो अगर वो मतलब क्रिमिनल लॉ उनके ऊपर कोई भी लगता था, तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए जाते थे। अभी नया लॉ लेके आया जा रहा है, अप्रूव नहीं हुआ है, नया लॉ लेके आया जा रहा है। क्या बोला गया है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई यूनियन मिनिस्टर है या फिर कोई स्टेट मिनिस्टर है, अगर उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल चार्ज, कोई भी सीरियस ऑफेंस का केस है एंड 30 दिन के लिए अगर वो जेल के अंदर चले गए हैं, तो उनको अपनी पोजीशन उस जगह से छोड़नी पड़ेगी। मतलब चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सीएम हो, अपनी पोजीशन उनको, वो जो उनकी सीट है, गद्दी अपनी, उनको छोड़नी पड़ेगी अगर वो लगातार 30 कंसेक्यूटिव डेज के लिए वो जुडिशियल कस्टडी में रहे हैं। तो 30 डे रूल लेके आया गया है, विच विल बी अप्लाइड टू पीएम, सीएम एंड ऑल द मिनिस्टर्स। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत अच्छा यू कैन से एक रिफॉर्म आएगा हमारे ये जो जुडिशियल थिंग्स, इन सब में एक अच्छा रिफॉर्म हमें देखने को मिलेगा। कमिंग टू न्यूज नंबर 3, डिजिटल आइडेंटिटी इवोल्यूशन, यूआईडीआई पार्टनर्स विद स्टारलिंक। अभी क्या है, जो यूआईडीआई है उसने ऑनबोर्ड किया है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन को। मतलब कि देखिए, जो हमारे यहाँ इंटरनेट होता था, ये थोड़ा सा यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है। तो अभी तक देखिए हमारे यहाँ क्या होता था कि जो हमारा इंटरनेट था, इंटरनेट हम लोग फाइबर से लेते थे या लाइक 5G एंड 6G सब करते थे। बट अभी स्टारलिंक किसकी है? आपकी ये टेस्ला के जो ओनर है उनकी है, यानी इलॉन मस्क की है। ठीक, तो स्टारलिंक है इलॉन मस्क की, जो कहता है हम इंटरनेट देते हैं थ्रू सैटेलाइट। उससे क्या फायदा होगा हमारे देश में, मतलब हम लोग स्टारलिंक को हम लोग भारत में भी लेके आए हैं, तो हमारे देश के जो रिमोट एरियाज हैं जहां पर अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाता था, अब वो भी पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए न्यूज क्या है कि यूआईडीआई ने ऑनबोर्ड किया है स्टारलिंक और बोला है कि आप जो है हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ की जो पब्लिक है, जो कस्टमर्स है, उनको लेके सकते हैं, ऑनबोर्ड कर सकते हैं। कैसे? मतलब उसका वेरिफिकेशन कैसे करोगे आप? तो आप जो है उनके आधार के थ्रू आप उनका वेरिफिकेशन करके उनको आप ऑनबोर्ड कर सकते हो कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये थी भाई खबर। कमिंग टू इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, बोला गया कि इंडिया रशिया की पार्टनरशिप को हमें और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। एंड अभी समथिंग लाइक 65 पॉइंट ये बिलियन डॉलर्स के अभी ऑलरेडी इनके यहाँ ट्रेड हो रहा है। 65 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स का मैं एक लगभग आपको एस्टिमेट बता रही हूँ कि अभी ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है इन द ईयर 2025। नाउ वी आर टारगेटिंग कि ये ट्रेड हमें कितना कर देना है, 100 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड कर देना है बाय द ईयर 2030। अब अगर हम बात करें कि इंडिया क्या क्या चीजें ले रही है रशिया से और क्या क्या चीजें दे रही है रशिया को,
तो लेने में तो बहुत कुछ ले रही है यार, मतलब हम इंपोर्ट तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें जो एनर्जी की चीजें होती हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, ऑयल हो गया, ये सब हम वहां से लेते हैं ऑलरेडी। अब हमारा अभी फिलहाल के लिए एक्सपोर्ट कम है, बट बात हो रही है कि अब इस एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं। जिन चीजों में हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनिंग है, हम उन चीजों को बढ़ाते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, इस तरीके की चीजों को हम उनको देना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। एंड टोटल हमारा टारगेट है कि 2030 तक इस पूरे ट्रेड को हम $100 बिलियन का करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हुई भाई इंडिया रशिया की पार्टनरशिप। अब ओपन एआई ने बोला है कि इंडिया में भी, इंडिया के नई दिल्ली में भी हम एक ऑफिस खोलने वाले हैं ओपन एआई का। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताते हैं कि ओपन एआई के सीईओ कौन है। ठीक, ओपन एआई के सीईओ कौन है, आप मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा, व्हाई दिस ओपन एआई टारगेटिंग इन इंडिया, आपको बताएं चैट जीपीटी किसका है, ओपन एआई का है ना। चैट जीपीटी का इंडिया सेकंड हाईएस्ट यूजर है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, यूएसए है। सेकंड नंबर पे इंडिया आया है, और बहुत ज्यादा मतलब एक्सपोनेंशियली इसके जो यूजर्स हैं इंडिया में वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इन सारी चीज को देखा गया, और ये ओपन एआई ने बोला कि अब हम यहाँ पर इंडिया में इसको ऑफिस खोलने का सोच रहे हैं, दिल्ली में खोलने का सोच रहे हैं। एम्प्लॉय हायरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इससे हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए, हम लोग एआई में ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, मतलब काफी सारे हम लोग रिसर्चेस करते रहते हैं एआई में। एंड इंडिया में इससे खुलने से क्या होगा कि जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वो इंडिया में ही इन सब अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब्स करेंगे, इंडिया में ही उनको काफी वर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सो विच इज अगेन अ वेरी गुड इनिशिएटिव, वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया एज वेल। चलिए भाई, आगे आते हैं। टैक्स रिफॉर्म, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। अभी तक हमारा क्या था, पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 चलता था। अब आ गया है भाई न्यू इनकम टैक्स 2025, जो कि स्टार्ट अभी से नहीं होगा, स्टार्ट होगा ये 2026 से। ठीक, अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। बोला क्या गया यहाँ पे, इट्स नॉट कि यहाँ कोई टैक्स स्लैब में चेंज किया गया है, कोई टैक्स स्लैब में चेंज नहीं किया गया है, जो पहले चेंजेस थे वही करे गए हैं। अभी जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं, बोला क्या है कि अभी ना जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था वो दैट वाज थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेसेस थे, उसमें जो लैंग्वेज थी दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। अक्सर बच्चे, मतलब आई रिमेंबर जब हम अकाउंट्स पढ़ते थे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सब में बहुत कंफ्यूज हो जाते थे। बोला गया हम ना इतनी जितनी भी ये कंफ्यूजिंग चीजें हैं सबको हटा देते, सबको हटा के हम सिर्फ एक चीज रखते हैं, दैट इज टैक्स ईयर। अप्रैल से शुरू होएगा टैक्स ईयर आपका, जिस साल का टैक्स है बस उसी को हम बोलेंगे टैक्स ईयर। कोई असेसमेंट ईयर नहीं, कोई प्रीवियस ईयर नहीं, कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं, मतलब हम ये सब चीजें हम अपने टैक्स इनकम टैक्स एक्ट में रखेंगे ही नहीं। साथ ही साथ जितने भी ये प्रोसेसेस थे उन सबको काफी ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया है, ताकि लोगों को समझने में, खुद की नॉलेज भी वो अपनी सही कर पाए, लोगों को समझने में आसान हो। ऐसे जो भी पॉइंट्स थे जो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, जो भी टैक्स एक्ट में जो भी थोड़े से लूप होल्स थे, उन सारे लूप होल्स को दूर कर दिया गया है। सो जस्ट टू मेक इट अ बिट इजियर, इसको लेके आया जा रहा है। चलिए, बैंकिंग सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। क्यों? आरबीआई ने अप्रूव किया है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ऑफ जापान को टू अक्वायर अप टू 24.99% स्टेक इन येस बैंक। याद रखिएगा, येस बैंक के लिए आरबीआई ने अप्रूव किया है कि जो ये बैंक है ना जापान का, दैट इज सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, वो येस बैंक में 24.99% का स्टेक के लिए इसको आरबीआई ने अप्रूव किया है। 25% अभी भी नहीं किया है, 20, मतलब ये बेसिकली रेंज हो रहा था। पहले बोला गया यार हम तो बस 20% करेंगे, फिर बोला गया यार 21-22, ऐसे करते करते फिर आया कि नहीं हम 24.99 कर देंगे, लेकिन हम 25% तो हम फिर भी नहीं करेंगे। ठीक है, 25% हम फिर भी नहीं करेंगे। तो 24.99% का स्टेक आरबीआई ने अप्रूव किया है कि ये वाला बैंक येस बैंक में अपना ले सकता है। तो अब इससे क्या यार, इससे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुली। क्या अपॉर्चुनिटीज खुली? दुनिया को क्या दिखा कि यार जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं वो भी हमारे इंडिया में आना चाह रहे हैं, वो भी हमारे इंडियन ट्रेड में इंडिया के मतलब ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये ग्लोबली एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि इंडिया बहुत अच्छा है इन चीजों में। इंडिया एक पॉपुलर, यू कैन से एक पॉपुलर जगह बनेगी जहां पे हर कोई फॉरेन जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। ग्लोबल रोबोटिक्स माइलस्टोन, फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025 बीजिंग में होस्ट किया गया था। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स थे
मतलब जैसे मान लीजिए एक मैराथन है, ठीक, दैट वाज हाफ मैराथन थी ये। हाफ मैराथन में आदमी दौड़ रहा है, बगल में रोबोट भी दौड़ रहा है। आदमी ने शायद 1 घंटा और कुछ मिनट में अपनी ये रेस कंप्लीट करी थी हाफ मैराथन की, और जो रोबोट था उसने शायद 2 घंटे 40 मिनट ऐसे करके, उसने यहाँ शायद लिखा होगा, नहीं लिखा है, तो ऐसे करके अपना जो रेस थी कंप्लीट करी थी। तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मतलब चाइना इज कमिंग, कि चाइना इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रहा है। उसने जो भी अभी रोबोटिक्स में जो भी काम किया, अपना टेक पूरा वो दुनिया को दिखा रहा है। एंड ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स कहाँ पे लॉन्च हुए थे? बीजिंग में लॉन्च हुए थे, बीजिंग इन चाइना में लॉन्च हुआ था, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। क्रिकेट लेजेंड रिटायर्स। चेतेश्वर पुजारा जी ने ये रिटायर हो गए हैं। स्पेशली इंडियन टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। इन्होंने बोला कि भाई हम रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ द क्रिकेट, ठीक है। बस इसको याद रखना है कि चेतेश्वर पुजारा जी रिटायर कर गए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे, फाइनेंशियल लीडरशिप अपॉइंटमेंट। राजीव रंजन जी ने ज्वाइन किया है एनडीबी, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? ब्रिक्स में जितने भी आपके ये कंट्रीज हैं, उन सब ने मिलके इस बैंक को बनाया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके हेडक्वार्टर्स है शंघाई में इसके हेडक्वार्टर्स है। राजीव रंजन जी को बनाया गया है इसका वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। दिस अपॉइंटमेंट ब्रिंग्स सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज इन रिस्क मैनेजमेंट टू द ब्रिक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। याद क्या करना है? राजीव रंजन जी का नाम याद करना है। कौन हुए हैं ये? वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ये, एंड चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं ये। कहां के बने हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक के बने हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है? ये सारे ब्रिक्स के नेशंस ने मिलकर इस बैंक को डेवलप किया है, तो उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मेट एट द एससीओ समिट इन तियानजिन। काफी बड़ी न्यूज है, मतलब फेस टू फेस काफी समय बाद दोनों लोग आमने सामने आए, दोनों लोग ने बातचीत करी, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत करी गई है। शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों ने जो है बातचीत करी आपस में एससीओ समिट में तियानजिन में। किन किन मुद्दों के बारे में बात करेंगे? बायलैटरल इश्यूज, डायरेक्ट फ्लाइट्स। अभी आपको मालूम होगा कुछ समय पहले जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी वो चाइना और इंडिया के बीच में बंद थी। डायरेक्ट फ्लाइट्स को दोबारा से रिज्यूम किया जाए। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसके लिए बात हुई कि भाई वो भी दोबारा से हमें शुरू करनी चाहिए, और जो बॉर्डर का ट्रेड है वो भी स्टार्ट करना चाहिए। बोला गया कि यार हम लोग राइवल्स नहीं है, वी आर द पार्टनर्स। तो इन सारी चीजों के बारे में, इन सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत करी गई। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, स्पोर्टिंग एक्सीलेंस, मीराबाई चानूज गोल्डन अचीवमेंट। अभी क्या हुआ? अहमदाबाद में हुआ था, ये वेट लिफ्टिंग में हुआ था। मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता। किसमें जीता? कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता। मीराबाई चानू वन द गोल्ड मेडल इन द 48 kg कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में? 48 kg कैटेगरी में इन्होंने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने जीता, अहमदाबाद में इन्होंने जीता। Now this victory adds another prestigious title to her impressive collection of achievements. गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने 48 kg की कैटेगरी में इन्होंने जीता है, ठीक। अच्छा, अब हुआ कहाँ था? अहमदाबाद में हुआ था। इससे इनको जो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं 2026 में, उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, इंटरनेशनल मॉनेटरी लीडरशिप, उर्जित पटेल आईएमएफ अपॉइंटमेंट। उर्जित पटेल जी बना दिए गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिए गए हैं। अच्छा, अभी तक इसके पहले हालांकि इन्होंने बहुत सारे पोजीशन पे काम किया है, बट अगर हम मेनली बात करें तो ये हमारे इंडिया के आरबीआई जो है उसके गवर्नर रह चुके हैं। नाउ यू हैव टू टेल मी दिस आल्सो इन द कमेंट सेक्शन कि वो कौन सा टेन्योर था जब ये आरबीआई के गवर्नर बने थे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, सोशल वेलफेयर एनहांसमेंट, उम्मीद पोर्टल का एक्सपेंशन किया गया। उम्मीद पोर्टल किसका था? मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का था। माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया है एक एडिशनल मॉड्यूल ऑन द उम्मीद पोर्टल स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर। ये पोर्टल किसके लिए डिजाइन था? विडोज के लिए, डाइवोर्स वुमेन के लिए, और जो ऑर्फन्स है स्पेशली फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, उनके लिए इस पोर्टल को डिजाइन किया गया कि हम उनको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली इन एवरी वे, वी विल बी सपोर्टिंग देम। तो उसके लिए बेसिकली ये उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है, किसके लिए लॉन्च किया गया है, एंड कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, उम्मीद पोर्टल, ठीक। सो विडोज को सपोर्ट दिया जाएगा, जो जिनको असिस्टेंस चाहिए इन रिहैबिलिटेशन उनके लिए है।
जो डाइवोर्स वुमेन है उनको सपोर्ट किया जाएगा कि वो दोबारा से अपने जीवन की शुरुआत कर पाए। उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी कि वो कैसे कैसे अपने लाइफ को दोबारा से सही डायरेक्शन में लेके आ सकें। एंड जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए जाएंगे, एजुकेट किया जाएगा, ये सारी चीजें इसके थ्रू किया जाएगा। चलिए, कमिंग टू अगेन द नेक्स्ट न्यूज, फिर से एक फेयरवेल हुई है, आईपीएल फेयरवेल। रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट लिया है। क्रिकेट से कंप्लीटली नहीं रिटायरमेंट लिया है, आईपीएल से रिटायरमेंट लिया है। ये यहाँ पे याद रखने की चीज है। रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने अपना रिटायरमेंट के लिए बोल दिया है कि ये आईपीएल से रिटायरमेंट ले रहे हैं इन द ईयर 2025। अच्छा, अभी लेकिन इन्होंने क्रिकेट से नहीं रिटायरमेंट लिया है, ये बात याद रखिएगा। चेस रिटर्न्स टू इंडिया। अब दिस इज अ वेरी, यू कैन से अ बिग न्यूज फॉर इंडिया, क्योंकि 23 साल बाद इंडिया में दोबारा से चेस का जो सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है, फाइड वर्ल्ड कप 2025, ये होने वाला है। इसको होस्ट किया जाएगा गोवा में। तो बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि फिर से इंडिया अपने को इतना अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला है पूरी दुनिया के सामने। लास्ट कब होस्ट किया गया था? 23 साल पहले किया गया था। अब 2025 में ये गोवा में फिर से ये होएगा। एंड इट्स वर्ल्ड टॉप, यहाँ पे वर्ल्ड के जो टॉप के एकदम चेस प्लेयर्स होंगे वो आने वाले हैं, वो खेलने वाले हैं हमारे यहाँ के गोवा में। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। मीडिया लीडरशिप, नए पीटीआई, दैट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन इलेक्ट करे गए हैं। कौन है? जो जागरण पब्लिकेशन है उसके हेड है इसके चेयरमैन। कौन है? महेंद्र मोहन गुप्ता। दैनिक जागरण याद है ना, सबके घरों में आता होगा दैनिक जागरण एक समय पे। अभी आता है कि पता या नहीं, ये नहीं पता, लेकिन तो ये जो महेंद्र मोहन गुप्ता है ये जागरण पब्लिकेशंस के हैं एंड इन्हीं को बनाया गया है एज पीटीआई चेयरमैन। ठीक है, That's it भाई, ये थी लास्ट न्यूज। अभी मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं लाया, और कैसा लगा हमारा ये। वैसे तो हम हर बार वीकली लाते थे, बट दिस वाज कि हम इस बार 15 डेज का लाए थे। तो कैसा लगा, मजा आई कि नहीं आई? जो भी हो, जैसा भी लगा हो, प्लीज डू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन।